बेटा अभी जो आपका मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है वो सेम इसी पैटर्न पे होगा जैसे इस पेपर में आपको कराया गया है। टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का, पेपर होगा 80 मार्क का। इस पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो इतने अच्छे हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप कम से कम 40 नंबर तो आराम से लेके आएंगे सिर्फ इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर दें तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। तो बिल्कुल ना घबराएं, एक एक क्वेश्चन को मैं लेके आगे चलने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए बी सी डी ई। पहला सेक्शन जो होगा वो 1-1 नंबर का होगा जिसमें बस 20 प्रश्न होंगे। दूसरा सेक्शन 30 से 50 वर्ड में आंसर देना होता है जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे। तीसरे में 7 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 3-3 नंबर के हैं। चौथे में 3 क्वेश्चंस होंगे जो 5-5 नंबर के हैं। और ई सोर्स बेस और केस बेस क्वेश्चंस जो 4-4 नंबर के होने वाले हैं। MCQs होते हैं ये वाले हमारे 20 सवाल जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता हूं आपके एग्जाम से रिलेटेड। देखिए इस तरफ है हिंदी मीडियम में और इधर है इंग्लिश मीडियम में। तो पहला सवाल है, व्हाट इज द फिनोमिना इन्वॉल्व इन लॉन ग्रास बिकमिंग वेट इन मॉर्निंग ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों के दौरान सुबह लॉन पार्क में घास गीला हो जाता है। आप जब घूमने जाते हैं ना तो गीला महसूस होता है पाँव पे। तो ऐसा क्यों होता है? ये कंडेंसेशन या संघनन के कारण से होता है। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि एक गैस जार में ब्रोमीन गैस भरी हुई है। इस गैस जार को जब आप उल्टा करते हैं ना, ऐसे करके हमने इसको उल्टा किया तो नीचे से जो गैस है वो ऐसे मिक्स हो जाती है दूसरी हवा के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है? यह डिफ्यूजन के कारण, विसरण के कारण से होता है। जहाँ पे घनी चीजें होती हैं वो कम वाली मात्रा की तरफ बढ़ जाती हैं। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर दर्शाती है? पहला ही है इसका आंसर। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है जबकि एनिमल सेल के पास नहीं होता। बेटा पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनके पास कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिका के पास ऐसा नहीं होता। ये जो स्टेटमेंट दी गई है इनमें से कौन सा एक गलत है? गलत वाले को छांटना है हमें। तो सारी स्टेटमेंट सही है, एक गलत है, वो है डी, साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नॉन एज प्रोटोप्लाज्म। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होने के कारण से उसकी सबसे बड़ी अस्थि यानी बोन डिसलोकेट हो गई, आगे पीछे की तरफ खिसक गई। तो ऐसा होने का क्या रीजन हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्नायु टूट जाती है, लिगामेंट्स ब्रेक हो जाती हैं। जो मसल जो जैसे ये बोन है, बोन के साथ जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है ना, वो टूटने के कारण से ये बोन आगे खिसक जाती है। तो ये टूटने के कारण से ये पॉसिबल हो पाया है। स्ट्राइटेड एक्वस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन। स्तरित सलीय एपिथेलियम उपस्थिति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है सी, त्वचा। त्वचा के ऊपर जो ड्राई लेयर है उसको हम स्ट्राइटेड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है कि घास के ऊपर वाले हिस्से को अगर हम कट कर दें तब भी वह लंबी होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ये पॉसिबल क्यों है? यह इंटरकैलरी मेरिस्टम अंतर्विष्ट विभजोचक के कारण से पॉसिबल है। शरीर में जो टिश्यूज हैं या ऊतक हैं वो एक विशेष कार्य करते हैं किसी भी बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें होता है डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। हर कोशिका हर काम नहीं करती, वो अपने श्रम को बांट देती है। जैसे वायु के लिए अलग कोशिकाएं हैं, फेफड़े हैं, लंग्स हैं, एक्सक्रीशन के लिए किडनी है, लिवर है हमारी साफ सफाई करने के लिए। तो इन सब का अलग अलग योगदान है। पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी अगर कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक वर्ग में, एक सर्कल में चली जाती है, हाफ आधा चक्कर लगाती है, यहाँ से चल के यहाँ आई। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इसका रेडियस का डबल होगा, 2r। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, विस्थापन 2r हो जाएगा। कहा गया है कि एक बच्चा मैरी गो राउंड, ये जो गोल झूला होता है ना जिस पे घूमते हैं, इस पे वो बैठा हुआ है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो इसमें से कौन सा सिनेरियो सही होगा, कौन सा चीज़ सत्य है? आंसर है सी, गति कर रहा है। इसका मतलब उसकी एक्सलरेशन जो है वो सेम है, वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे सेम एक्सलरेशन से चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट? इनमें से कौन सा गिरती हुई वस्तु के लिए सत्य है? आंसर है सी, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन।
यह समान त्वरित गति करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया किसके ऊपर निर्भर करता है? तो हम लिखेंगे जितना अधिक द्रव्यमान होगा या मास होगा उतना अधिक इनर्शिया होगा। मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, वेलोसिटी बिकम हाफ, तो लीनियर मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए और उसकी वेग को आधा कर दिया जाए तो रेखीय संवेग में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? यह समान रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है, उसने एक कॉइन को टॉस किया, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो भाई जब कॉइन को टॉस किया तो कॉइन और ट्रेन और वो व्यक्ति, वो तीनों एक ही गति में एक तरफ जा रहे हैं, तो वह सेम प्लेस पे ही गिरेगा जहां उसे गिरना चाहिए, वह आगे या पीछे नहीं गिरेगा। बेटा एक खेत में डिफरेंट क्रॉप को बार बार लगाना इनमें से क्या कहलाता है? तो हम उसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र। ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है जिसको सभी बच्चे नहीं कर पाते, बट यहाँ मैंने बता दिया, ये रिपीट होगा तो आप कर लेंगे। नॉन वैरायटी ऑफ हनी बी इज कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। भाई मधुमक्खी की कौन सी विदेशी किस्म का उपयोग व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है एपिस मेलिफेरा बी। अब आगे हमारे एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन जो कि 17 से 20 तक के में देखने को मिलेंगे। तो ये है एसेशन रीजन वाले क्वेश्चंस। घबराइएगा नहीं, मैं पढ़ूंगा तो आपको फिर स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। एसेशन में पूछा गया है ऑक्सीजन एटम इज प्योर सब्सटेंस। रीजन में पूछा गया ऑक्सीजन इज नेवर बाउंड विथ एनी कंबाइंड स्टेट। ऑक्सीजन परमाणु एक शुद्ध पदार्थ है, वह किसी दूसरे के साथ संयोजन अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। सी क्यों होगा? देखो मैं वो बताता हूं। सी इसलिए होगा क्योंकि असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, यह किसी के साथ मिक्स पाया जाता है। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो सारी एक्टिविटी करता है अपने जीवन के लिए, जैसे फूड को लेना, गैसेस एक्सचेंज करना और एक्सक्रीशन करना, जैसे खाना लेना, गैसेस एक्सचेंज करना और उत्सर्जन करना। अमीबा इज नॉट यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इसमें तो दूसरी स्टेटमेंट डायरेक्टली गलत दिख रही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे भी इसका आंसर सी हो जाएगा इसके हिसाब से। ध्यान से करना होता है इन क्वेश्चंस को, बार बार हमें ऊपर जाके देखना पड़ता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मोशन फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। जब भी हम रेखीय पथ एक समान गति से चलने वाली चीज का बनाते हैं तो वो सीधी रेखा बनती है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि सीधी रेखा बनती है, आप तो जानते ही हैं कि ऐसे सीधी रेखा बनती है। कहा गया है कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है टाइम के साथ। एकल गति में, एक समान गति में वेग समय के साथ बढ़ता रहता है, बट जब समान गति है तो वेग कैसे बढ़ेगा? तो ये ऑप्शन फिर से गलत हो गया ये वाला, और ये सही है। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, मतलब इसका भी आंसर सी होने वाला है। आइए 20वां सवाल करते हैं। अ रॉकेट वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ मोशन। भाई रॉकेट जो है वो तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से काम करता है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो भी एक्शन होता है उसका एक अपोजिट रिएक्शन होता है, वो उस एक्शन के विपरीत दिशा में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है हमारी, और ये इसको सपोर्ट भी करती है क्योंकि जब रॉकेट ऊपर जाता है तो जिस गति से वो ऊपर जाता है उतना ही धक्का वो नीचे की तरफ भी लगा रहा होता है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा ए। ए का मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब चलते हैं 21वें सवाल पे। सारे ही सवाल मैं कराऊंगा और पेपर के लिए अच्छी तैयारी भी कराऊंगा। इस क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये सवाल अब तक जो कराए वो कैसा लगे। कहा गया है कि सोडियम सल्फेट को हमने पानी में मिलाया और जो परसेंटेज आई है उस सोडियम सल्फेट का द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज वो आई है 20%। तो एक बार मैं मान लेता हूँ कि सोडियम सल्फेट का जो मास है वो कितना है, x ग्राम। ठीक है, x ग्राम मैंने मान लिया मास, सही से लिख देता हूँ x ग्राम। ठीक है, पानी का जो मास है वो है 100 ग्राम, यानी वाटर का जो मास है वो है 100 ग्राम। फॉर्मूला ये कहता है कि 20% जो होगा वो बराबर होगा आपके
सोडियम सल्फेट के मास और टोटल मास के बराबर गुणा 100। ठीक है, तो जब इसको यहाँ इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2000 प्लस 20x इज इक्वल टू, ये 100 इसके साथ इंटू होगा तो होगा 100x। अब हमारे पास ये देखो x वाले आ गए, तो इसको हम करेंगे 80x इज इक्वल टू 2000, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2000/80। तो x का मतलब हमें मास निकालना है सोडियम सल्फेट का, तो हम कर देंगे 4 दूनी 8, 4 5 20, 50 हो गया, 2 से ये गया तो आ गया 25 ग्राम। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा 25 ग्राम। तो कुछ इस तरीके से निकालना है। ये आसान सवाल था, 2 नंबर में आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इतना भी लिख देते हैं तो भी आपको हाफ नंबर मिल जाएंगे, और अगर आप फॉर्मूले को लिख देते हैं तो हाफ नंबर यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, 1 नंबर इसका सॉल्यूशन का होगा इंक्लूडिंग दिस। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की आपको प्रॉपर्टी बतानी है, तो यहाँ मैंने आपको लिख रखा है इंग्लिश और हिंदी में कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, जिसे आप आसानी से देख के लिख सकते हैं। इसको मिटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लीन दिखाई दे। 23rd क्वेश्चन को करना है हमें ये बताना है कि ये किसके बने हैं और इनका मेन काम क्या है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बनी है इन लिपिड्स और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से। सेल वॉल हमें या तो पैक्टिन या इससे इनमें से किसी भी एक चीज को भी लिख देंगे तो भी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स की, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट तरीके से सेल वॉल बन रही है। और इसका हूबहू नीचे हिंदी मीडियम में भी मैंने दिया हुआ है ताकि कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद कहा जा रहा है कि सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल की जो बनावट है, वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर क्या होगा। तो इधर आ जाइए नीचे की तरफ। यहाँ पे कहा गया है कि सेल अगर डैमेज होगा केमिकल या फिजिकल कारण से, तो ब्रीदिंग, फीडिंग, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, इसका मतलब भोजन करना, उत्सर्जन करना, परिसंचरण करना, सारी गतिविधियां बाधित होंगी। इसका मतलब वो खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। आगे पूछा गया है कि आपको अंतर बताना है पैरेंकाइमा और कोलेनकाइमा के बीच में। तो यहाँ पर मैंने आपको अंतर दे रखा है पैरेंकाइमा का और कोलेनकाइमा का। 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है इंग्लिश मीडियम में, और ठीक इसके नीचे आपको हिंदी मीडियम में अंतर देखने को मिल जाएगा। कोशिश करें कि इन पॉइंट्स को आप ऐसे लिख लें बॉक्स में। पहला पॉइंट ये पैरेंकाइमा का, दूसरा पॉइंट ये कोलेनकाइमा का, क्योंकि ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, टीचर्स ज़्यादा मार्क्स देते हैं। हमें ऐसे 2 उदाहरण देने हैं जिसमें हमें एक व्यक्ति को लगता है कि वो मूव कर रहा है और दूसरे व्यक्ति को मूव करता हुआ नहीं दिखता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल उदाहरण है। आप किसी प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो आपको ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति देखेगा तो कहेगा कि वो तो मूव कर रहा है, वो तो चल रहा है, लेकिन आप वैसे स्थिर खड़े हैं प्लेटफॉर्म पर। तो ये हिंदी मीडियम वाले के लिए है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि जब बस चलती है तो आप पीछे की तरफ झुकते हो, और बस जब रुकती है तो आप आगे की तरफ क्यों झुकते हो। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण से। बॉडी दोनों मोशन में होती है, जब एक रुकती है तो दूसरी मोमेंटम के कारण से आगे की तरफ जाती है। ठीक है, ऐसे ही जब दोनों रुकी हुई होती हैं और एक यानी बस आगे की तरफ जाती है तो मोमेंटम के कारण से हमारी बॉडी पीछे की तरफ जाती है। तो ये आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको यहाँ पर अच्छे से मिल गया। कहा गया है कि जो एथलीट्स होते हैं वो जंप करने से पहले अपने हाथों में रेत या फिर ग्रिप क्यों बनाते हैं। कहा गया है कि जब एक हाई जंप होती है तो जब जंपर नीचे की तरफ आता है तो उसे कोई गद्दा या फिर रेत होती है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसको चोट लगने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है, इसलिए ऐसा करा जाता है। ये 27वां सवाल है आपका न्यूमेरिकल। कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट को 8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से हमने एक्सलरेट किया, दूसरे को 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमने एक्सलरेट किया, मतलब उसमें त्वरण लगाया। अगर दोनों ही मास को एक साथ कर दिया जाए तो कितनी फोर्स लग रही होगी। पहले फोर्स थी 5 न्यूटन। तो आइए इसको ध्यान से पहले मैं लिखता हूं और फिर समझाता हूं। दिया गया था फोर्स 5 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट को जब इस फोर्स से धक्का लगाया गया तो वो इस एक्सलरेशन यानी इस त्वरण से आगे मूव किया। उसी फोर्स से, उतने ही फोर्स से जब दूसरे को लगाया गया तो इस एक्सलरेशन से उसने
मूवमेंट दिखाई। पूछा गया है कि अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को, यानी इसका मास m1 जो निकालना है, इसका मास m2 जो हमें निकालना है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए और फिर इसी फोर्स से धक्का लगाया जाए तो फिर कितना एक्सेलरेशन आएगा। तो सबसे पहला काम है हमें मास निकालना। हमें पता है कि F जो होता है वो ma यानी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो पहले वाले का मास निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m1 इक्वल टू F अपॉन a1। तो F कितना है हमारा 5, a1 कितना है 8, तो 5/8 हो जाएगा m1 का मास। ठीक ऐसे ही F इक्वल टू ma, यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर m2 जो होगा वो होगा F अपॉन a2। F अपॉन a2 क्या हो जाएगा 5 अपॉन a2 मतलब 24। तो ये kg में हो जाएगा मास और ये भी kg में हो जाएगा मास। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मास को हमें जोड़ना है, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो इन दोनों के मास को जोड़ने के लिए मैं लिखता हूं यहाँ पर कैपिटल M इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 5/8 प्लस 5/24। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये 24 आ जाएगा। 8 3 जा तो यहाँ आ जाएगा 15 और 24 1 जा 24 तो यहाँ आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा हमारा 20 अपॉन 24। 5 4 5 जा 20, 4 6 जा यानी 5/6 kg। टोटल मास 5/6 kg आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास टोटल मास आ चुका है। हमारे पास फोर्स पहले से दे रखी है। टोटल मास हमारे पास आ चुका है 5/6 kg। फोर्स उतनी लगाई जा रही है 5 न्यूटन। अब हमें निकालना है एक्सलरेशन, फाइनल एक्सलरेशन क्या होगा। तो फाइनल एक्सलरेशन छोटे a में ही लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैपिटल A में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि A क्यों लिख दिया अब। तो हमें पता है कि F इक्वल टू होता है ma। F दे रखा है हमें 5, m कितना है 5/6। A हमें निकालना है, A हमें क्या करना है निकालना है। A इक्वल टू 5 इंटू 6/5। ये इधर आके इंटू होगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया, 5 से 5 कैंसिल कर दिया आपने, ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका आपने आंसर निकाल लिया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो विद्यार्थी न्यूमेरिकल्स करते हैं वो तो इसे कर लेंगे, और जो न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं इन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद कहा गया है कि प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन लिखना है। तो ये सस्पेंशन की 3 प्रॉपर्टी इंग्लिश में और ये हिंदी में आपको यहाँ पर दे दी है। पूछा गया है कि मिश्रित यानी मिक्स क्रॉपिंग के क्या फ़ायदे होने वाले हैं, 3 लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्स क्रॉपिंग के 6 फ़ायदे लिखे हैं। आप कोई से 3 अपने हिसाब से लिख लीजिए, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। हमें ब्रीफली ये तीनों को पढ़कर आंसर देना है। सबसे पहले है सूखे किशमिश को हमने पानी में डाला तो क्या हुआ, उसमें से फिर निकाल कर हमने चीनी वाले विलयन यानी चीनी शक्कर में डाल दिया तो क्या हुआ, ये पूछा गया है। तो जब हम उन्हें पानी में डालेंगे तो वह फूल जाएंगे, उनमें पानी भर जाएगा, वह फूल जाएंगे। और जब उन्हें हम चीनी में डालेंगे तो फिर वो दोबारा से सिकुड़ जाएंगे। 2 प्रोसेस हो रही हैं, फूलने की प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस और सिकुड़ने की प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस कहा जा रहा है इस केस में। हिंदी वाले बच्चे यहाँ से बिल्कुल घबराए नहीं, पहले फूल जाएंगे और बाद में वह सिकुड़ जाएंगे, यहाँ पर दे रखा है। दूसरा पूछा गया है कि रेड ब्लड सेल्स को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन सांद्र विलयन में डाला जाए, नमक के सांद्र विलयन में डाला जाए लाल रक्त कोशिकाओं को तो क्या होगा। होगा ये कि आरबीसी बाहर आएंगे, आरबीसी के अंदर से जो पानी है वो बाहर आएगा और वो सिकुड़ जाएंगे। तो ये इंग्लिश में हो गया और ये हिंदी में हो गया। यहाँ पर क्या होगा अगर कोशिका की झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए। तो कोशिका झिल्ली टूटने या प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटने से उसके अंदर की जो भी चीज़ें होंगी वो सब बाहर आने लग जाएंगी, जिस कारण से लाइजोजाम यानी सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली फट जाएगी और सेल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। तो ये इंग्लिश में और ये हिंदी में दिखा रहा हूं मैं आपको, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें और में भी एक पार्ट दे रखा है। पूछा गया है कि बैक्टीरियल सेल और अनियन सेल में 3 डिफरेंस बताओ। तो बैक्टीरियल सेल तो वही सेल होता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, और प्याज की झिल्ली होती है यूकैरियोटिक।
तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अंतर ना पूछ के उनके एग्जाम्पल में अंतर पूछ दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी, 3 डिफरेंस मिल जाएंगे इंग्लिश में और 3 हिंदी में। तो आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, इसमें हमें फिल करना है। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में ले जाने के लिए क्या करेंगे? केल्विन से डिग्री सेल्सियस में ले जाने के लिए हम करेंगे 273 से घटाओ, तो ये हो जाएगा हमारा 320 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो हमें 273 जोड़ना होगा, तो 375 प्लस 273 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 648 केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में अगेन जाना है तो 28 में हम फिर से 273 जोड़ेंगे। जब हम जोड़ते हैं तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाता है, जब हम घटाते हैं तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाता है। तो इसको जोड़ने के बाद आंसर आ जाएगा 301 के। ठीक है, तो ये हमारा तीसरे का, ये दूसरे का और ये पहले का आंसर हो जाएगा। प्रश्न है डिफाइन इनर्शिया, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर जड़त्व की डेफिनेशन लिख रखी है ए पॉइंट में। इसके बाद है व्हाई इज इट एडवाइज टू वियर सीट बेल्ट। भाई कार में बैठते ही एक टू 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 बजने लग जाता है, वो कहता है कि सीट बेल्ट को पहनना जरूरी है, पहनिए, चलान तो होना ही है, नुकसान भी हो जाएगा। क्यों? कि कभी अचानक से ब्रेक लगे तो आपका जो स्ट्रोक है, आपका जो मोमेंटम है आगे डैशबोर्ड पे ना लगे और आपको नुकसान ना हो, उसको कम करने के लिए लगाया गया है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। पूछा गया है कि सॉलिड और गैस में किसके अंदर डिफ्यूजन यानी विषरण तेजी से होगा और क्यों? पहले तो किसके अंदर होगा और क्यों होगा। तो ये सभी को पता है कि गैस के अंदर सेलुलर स्पेस यानी उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। तो स्पेस ज़्यादा होती है तो कोई भी चीज़ के अंदर या बाहर आसानी से मूव कर सकती है, यानी डिफ्यूजन आसानी से हो सकता है। दूसरा है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं? इसको बाहर खुला रखा जाए तो क्या होगा? होगा ये कि ड्राई आइस को हम कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जिसे हम खुला रखेंगे तो ये सॉलिड स्टेट से यानी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाएगा। अब हम आ गए हैं सेक्शन डी, चौथे भाग पर। कहा गया है कि वेस्कुलर टिश्यू किसे कहते हैं, संवहन ऊतक किसे कहा जाता है। एक वेस्कुलर टिश्यू का नाम और उसके कंपोनेंट को लिखिए। तो वेस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक उन ऊतक को कहा जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को लेके जाते हैं, जैसे फूड, वाटर और मिनरल्स प्लांट्स के अंदर। यहाँ पर पूछा गया था एक वेस्कुलर टिश्यू का नाम और उसके कंपोनेंट लिखिए। 2 वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, मैंने दोनों के यहाँ पर लिख दिए हैं, आप किसी एक का अपने हिसाब से लिख लीजिए। ये पानी का परिवहन करते हैं और ये भोजन का परिवहन करते हैं। नेम 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड ऑल्सो स्टेट 2 डिफरेंस बिटवीन देम। पेशियां ऊतक के नाम और उनके दो अंतर बताइए। तो पेशियां ऊतक के नाम यहाँ दे रखे हैं मैंने, ये 3 नाम हैं और इनके अंदर जो अंतर है वो मैंने यहाँ स्पष्ट कर रखा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो इसे आप आसानी से नोट कर लिए। 3 ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या गति के प्रथम नियम को समझाते हैं। तो 3 में पहला है सीट बेल्ट पहनना, लगेज को ऊपर बस के ऊपर या कार के ऊपर जो रखते हैं वो बांध लेना। कॉइन जो है वो सिक्के को हमने एक उस पे गत्ते पे रखा, गत्ता हटाया तो कॉइन नीचे चला गया। तो ये 3 तो उदाहरण हो गए हमारे इसके। इसके बाद कहा गया है कि एक लकड़ी के ब्लॉक को एक व्यक्ति इधर से धक्का दे रहा है, एक व्यक्ति इधर से धक्का दे रहा है और दोनों का जो धक्का है, दोनों का जो बल है वो एक बराबर है। तो क्या होगा इस लकड़ी के गत्ते पे? तो ये तो बहुत आसान हो गया कि जब वो एक जैसा बल लगा रहे हैं तो फिर वह लकड़ी का गट्ठा जो है वो वहीं रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये 35 का सेकंड था। अब और करके पूछा गया है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन गति के द्वितीय नियम को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ बताइए। तो यहाँ दे रखा है गति का दूसरा नियम और ये है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने आपके लिए काम किया है। थोड़ा मेहनत करनी पड़ी आप लोगों के लिए। आप सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए चैनल को, कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको।
कहा गया है कि एक ट्रेन मूव कर रही थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा पे, 2 सेकंड के अंदर वह आ गई 0 पर जब उसके अंदर ब्रेक लगाया गया। तो बताइए कि कितना फोर्स उसने जनरेट किया ब्रेक लगाने के लिए। इसमें ट्रेन का द्रव्यमान दे रखा है और उसकी गति दे रखी है जिस पे वो चल रही थी। तो हम इसको ध्यान से लिखते हैं और फिर करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है गति, तो गति को हम लिखते हैं u इक्वल टू 50 नहीं है 54 किलोमीटर पर आवर। तो u इक्वल टू हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो हम डायरेक्टली करेंगे 5/18 से गुणा। तो 18 × 54 यानी हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये शुरुआती है और आखिरी वेग जो होगा या वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि लास्ट में ट्रेन रुक गई। मास दे रखा है हमें 800 kg मास दे रखा है। टाइम दे रखा है हमें 2 सेकंड। अब अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ इतना करता है तो भी उसको 1 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 नंबर कहाँ से कैसे मिल रहे हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा है F इक्वल टू ma, हमें निकालना है a। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला जिसके नंबर हमें मिलने वाले हैं F इक्वल टू ma। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, तो इसके नंबर हो गए आधे। ठीक है, अब हमें निकालना है फोर्स, तो हम लिखेंगे मास कितना है 800। a क्या होता है, a क्या होता है v माइनस u बाई टी। तो ये हो जाएगा 800। v कितना है 0 माइनस u कितना है 15 मीटर पर सेकंड, यानी 15। टाइम कितना है 2। तो ये हो जाएगा हमारा 800 हो जाएगा 400। ठीक है, 15 चौक 60 और 2 0 नेगेटिव में आ रहा है। अब ये बताओ कि नेगेटिव में क्यों आ रहा है। नेगेटिव में देखते ही ना हम घबरा जाते हैं कि नेगेटिव क्यों हो रहा है। ये तो नेगेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रेक लगाई गई है। जब भी हम ब्रेक लगाएंगे या किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो नेगेटिव फोर्स आने वाला है। तो घबराए नहीं, इसका आंसर 6000 न्यूटन इन नेगेटिव है। चलिए अब आगे सवालों करने से पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देना है हमें रीजन। इवेपोरेशन से कूलिंग होता है। जब भी वाष्पीकरण होता है तो ठंडक महसूस होती है, ठंडक हो जाती है। तो लिखा गया है कि इवेपोरेशन से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को लेके उड़ते हैं। जब एनर्जी को लेके उड़ते हैं तो जो नीचे की छत है या फिर मटके के अंदर का पानी है या फिर हमारा खुद की बॉडी गर्मी के समय पे हमें ठंडक महसूस करती है, तो इवेपोरेशन से होती है कूलिंग। इसके बाद है इवेपोरेशन की स्पीड जो है वह घट जाती है जब हम आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है, उमस होती है, उमस का मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो फिर हमारे कपड़े भी नहीं सूखते, हमारी बॉडी भी नहीं सूखती, क्योंकि हवा में पहले से ही नमी है। उस नमी में ये जो हमारे पसीना है वो जल्दी से नहीं मिल पाता, नहीं जा पाता, नहीं निकल पाता। तो इस कारण से ये प्रॉब्लम होती है। तो बी ये हिंदी मीडियम में है और यहाँ पर है आपका इंग्लिश मीडियम में। सेम ही चीज मैंने आंसर आपको बोल के समझा दिया है। अब पूछा गया है कि आप कॉटन के क्लोथ समर में क्यों पहनते हैं। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता दिया कि कॉटन के क्लोथ किस लिए पहनते हैं, क्योंकि पसीना जब हमारे क्लोथ्स में आए और वो धीरे धीरे स्वेट हो तो हमारी बॉडी को ठंडक महसूस हो। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम का कंटेंट है और ये है हिंदी मीडियम में। सेम वही बात दोबारा से। अब इसके और पार्ट पे आ चुके हैं हम लोग। ये जो चीजें दे रखी हैं इनके अट्रैक्शन के बेस पे, यानी इनके आकर्षण के बेस पे, इनके कणों के आकर्षण, इनके पार्टिकल के अट्रैक्शन के बेस पे हमें इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने अरेंज किया है कि नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स बहुत कम अट्रैक्शन का रखते हैं, जबकि वाटर के, हनी के और सॉल्ट के सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं, आकर्षण रखते हैं पार्टिकल्स। ये काफ़ी नज़दीक भी होते हैं सॉल्ट वाले, जबकि नाइट्रोजन गैस के दूर दूर होते हैं। इसके बाद कहा गया है कि इनके फिजिकल स्टेट की बात करो वाटर के उस फिजिकल स्टेट जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, आकर्षण सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा, तो वो है वेपर गैस। क्योंकि उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है तो अट्रैक्शन कम होती है, वो ऐसे घूमते ही रहते हैं। इसके बाद है कंप्रेस कब किया जा सकता है। तो पानी जब हवा की फॉर्म में होगा तो सबसे ज़्यादा, यानी गैस की फॉर्म में होगा तो उसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। अब है मैक्सिमम फ्लूइडिटी,
यानी तरलता कब होगी, तरलता यानी मूवमेंट कब होगी, जब वो गैस की फॉर्म में होगा। तो तीनों में आंसर जो है वो गैस ही है, बस इसके जो रीजन है वो अलग अलग है। अब आ गए हम केस स्टडी वाले सेक्शन पे, सेक्शन ई। यहाँ पर क्या है ना, हमें इसको पढ़ना है और इसके बाद हमें आंसर देने होते हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिए, लेकिन इसके अंदर ही आंसर हो ये जरूरी नहीं है। पहला सवाल है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, एक विलेन के घटक क्या होते हैं। तो विलेन के दो ही घटक होते हैं, जो यहाँ पर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। दूसरा पूछा गया है कोलाइडल सॉल्यूशन के दो एग्जाम्पल दीजिए कोलाइडल विलेन के। ये है जेल या जेली, दूध, खून। तो 3 एग्जाम्पल दे दिए मैंने, 3 में से आप कोई 2 लिख दीजिए। 2 प्रॉपर्टी बतानी है मिक्सचर की। मिक्सचर के 2 गुण हैं, यहाँ 3 गुण लिखे हैं, आप इसमें से कोई से 2 गुण नोट कर सकते हैं। इतना ही लिखना होता है, मैंने ज़्यादा ही लिखा है आपको अच्छा समझाने के लिए। आप इससे कम भी लिखेंगे बट वो चीज़ें लिख देंगे जो पूछा गया है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके और पार्ट में हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के बीच में अंतर पूछा गया है, जिसे हम कहते हैं विषमांगी और समांगी मिश्रण। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के बीच में अंतर। यह अंतर मैंने लाइंस में लिखा है, आपको अंतर इस तरीके से टेबल बना के लिखना है, इधर हेट्रोजीनियस इधर होमोजीनियस, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। ऐसे लिखने से ज़्यादा अच्छा लगता है और नंबर ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को बता दीजिए कि यही पेपर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पर भी ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद जरूरी नहीं है कि इसके आंसर इसमें से ही हो डायरेक्ट। पूछा गया है कि उस ऑर्गेनल का, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो पैकिंग का काम करता है शरीर यानी सेल के अंदर। तो इसका आंसर है गोल्गी अपैरेचस, जिसको हम गोल्गी यंत्र भी कहते हैं, यंत्र कहते हैं गोल्गी यंत्र। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या रोल है। वर्गात्मक पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली का मतलब है कि वह जो है कुछ चीजों को अपने अंदर जाने देती है, कुछ चीजों को अपने अंदर नहीं जाने देती, इसलिए हम इसे पारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल कहते हैं। अब हमें अंतर बताना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का अंतर हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं, आप इसमें से कोई 2 पॉइंट लिख लीजिए। कोई 2 पॉइंट की जरूरत है, एग्जाम में 2 ही पॉइंट पूछे गए हैं। अब बताना है 2 फंक्शन वैक्यूल्स के। सो वैक्यूल के ये 2 फंक्शंस हैं जो यहाँ पर इंग्लिश में और ये हिंदी में दे दिए। यहाँ पर भी ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है और फिर इसके नीचे दिए गए आंसर्स को देना है। पढ़ना जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा ना आपको आइडिया मिल जाता है कि किस टॉपिक पे किस चीज़ की बात हो रही है। कहा गया है कि ऐसा यूनिट बताइए त्वरण या एक्सलरेशन की। तो इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये होगी इसकी यूनिट। ठीक है। पूछा गया है कि स्पीड और वेलोसिटी में यानी गति और चाल में क्या अंतर है। तो यहाँ पर क्या है कि अंतर जो होता है वो डायरेक्शन का अंतर होता है। डिस्टेंस में या चाल में कोई डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट में और वेग में आपको दिशा देखने को मिलती है। अब ये थर्ड पार्ट जो है वो है न्यूमेरिकल। आइए इसको करते हैं। तो दिया हुआ है कि एक ट्रक ने 20 किलोमीटर दूरी तय करी है 300 सेकंड यानी 5 मिनट में। उसी ट्रक ने 12 किलोमीटर दूरी तय करी है 3 मिनट यानी 180 सेकंड में। हमसे पूछा गया था एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ये जो एवरेज वेलोसिटी का सवाल होता है ना, ये ज़रूर आता है एग्जाम में, ये बहुत बार आता है, जबकि ये आसान सवाल होते हैं। औसत वेग निकालना। तो औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल जो दूरी है यानी डिस्टेंस है वो है 20 + 12 यानी 32 किलोमीटर, और टोटल टाइम लग रहा है 300 और 180। 300 और 180 का मतलब हो गया आपका 480 सेकंड। तो इस 480 को ना घंटे में बदलना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में दे रखा है। तो 480 सेकंड का मतलब है इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दोबारा 60 से करेंगे तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको क्रॉस कर लीजिए, 6 8 जा 48, तो आ जाएगा 8/60। 4 2 जा 4 15 जा, तो आ जाएगा 2/15 आर। ठीक है। अब होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी
का फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी या फिर औसत वेग, ये होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डी अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डी है हमारा 32, टोटल टाइम है 2/15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये है 32 और ये है 2/15, तो हो जाएगा 32 गुणा 15/2, तो ये हो जाएगा 16 गुणा 15। 16 गुणा 15 जो है वो आ जाएगा 240 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग। हम भाग भाग के कहाँ जाएंगे, यहाँ भी वही चीज़ पूछी है और यहाँ भी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी ही पूछी है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो आपके जो है ना वो एवरेज वेलोसिटी के हैं, ये हमने कर लिया। अब हम इसको करते हैं। एक हवाई जहाज ने 200 किलोमीटर दूरी तय करी है 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और फिर उसी ने 200 किलोमीटर दूरी दोबारा तय करी है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। तो ये दो स्थिति दे रखी थी, डिस्टेंस 200 किलोमीटर इतने की स्पीड से, डिस्टेंस 200 किलोमीटर इतने की स्पीड से। हमारा काम क्या है कि पहले हम इनका टाइम निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला होता है d/s। तो इस केस में d1/s1 कर दें और इस केस में टाइम को t2 ले लेते हैं, d2/s2। सिंपल है, इसको हम करेंगे 200/300, 200/300, इसका मतलब 2/3 घंटे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, t2 जो आएगा वो आएगा आपका 200/240, 240। तो ये हो जाएगा आपका 4×5 = 20, 4×6 = 24, 5/6 घंटे। टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस निकालना है हमें मेन काम। तो टोटल डी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 200 + 200 मतलब 400 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 + 5/6। इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 यानी 4 + 5 यानी 9/6। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग, वो जो होता है वो होता है टोटल डी अपॉन टोटल टी, टोटल डी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टाइम। तो यहाँ हो जाएगा आपका 400/9/6। इसको हम करेंगे सॉल्व, तो 400 × 6/9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, तो 800/3 आ रहा है, 800/3। थोड़ी स्पेस नीचे है, यहाँ पर लिख देते हैं 800/3। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो 3 दूनी 6, फिर 20 आ जाएगा, फिर आप करोगे 3 × 6 = 18, तो यह आ जाएगा 266.67 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसे आप मार्क कर लीजिए। एवरेज वेलोसिटी का सवाल एग्जाम में ज़रूर आएगा, हो सकता है इसी पैटर्न का सवाल आपको रिपीट हो जाए। तो फाइनली हमने ये पेपर कर लिया है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा। अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।